नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पार्ट 4 के अंदर। डीएनए का ये सीरीज हम बना रहे हैं और आपने पार्ट 1, 2, 3 भी देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। और इस संस्था के बारे में जो भी लोगों के डाउट थे वो हमने कोशिश करी है कि क्लियर हो, तो वो हमने कोशिश करी है, तो वीडियो बना के हमने डाले, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है कि अभी जैसे आपकी भी संस्था हुई और भी संस्था हुई, भाई स्टड फॉर्म हम रजिस्टर्ड करेंगे, है ना? तो स्टड फॉर्म रजिस्टर्ड करने के नाम पे आपकी संस्था क्या ले रही है या फिर और दूसरी संस्था क्या ले रही है? चलो, आपने स्टड फॉर्म रजिस्टर्ड कर दिया। स्टड फॉर्म रजिस्टर्ड अगर मान के चलो मैं करवा लेता हूँ, तो मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है उससे? यानी मान के चलो मैंने आपको 10,000, 20,000, 50,000 रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा दे दिया, तो मेरा स्टड फॉर्म रजिस्टर्ड कर दो आप। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भारत सरकार में रजिस्टर्ड हो रहा है, वो तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और मेरे को क्या फ़ायदा कराने का उसका? मैं इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार में आपको एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये एक प्रचार अभी जो चल रहा है कि भाई स्टड ये भी लूट ही है, मेरे को लगता है एक तरीके के स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन जो है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इनको कोई राइट नहीं है, ये स्टड फार्म का रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते, यूँ नहीं कर, तो कई चीज़ें चल रही हैं। और इसके बारे में मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार से सर्टिफाइड नहीं है ये काम करने के लिए, तो सबसे पहले भारत सरकार की जो भी मीटिंग होती है उसमें हमें क्यों बुलाया जाता है, हम उसके अंदर क्यों रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और ये भी मैं क्लियर करूँ कि अगर आप सरकारी मिनट्स देखेंगे तो हर मीटिंग में हमारे भारतीय अश्व संस्था, इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी सदस्य उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, हम लोग सबसे पहले वहाँ पर बात जो करते हैं वो बात करते हैं सब लोगों के लिए। हम किसी भी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, या हम ये नहीं कहते कि हमारी सोसाइटी को ये राइट दे दो। हम ये बात करते हैं कि सबको राइट है और सबको डायरेक्ट अप्रोच करने का राइट है। हम किसी को भी ये नहीं कहते कि आप एक भी संस्था को आप इस तरीके से ये राइट दे दो कि वो ही ये काम करे। बिल्कुल। इसी प्रकार से मैं आपको ये कहूँ कि दूसरी जो संस्था है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि हम किसी भी राइट को लेकर के बात करें तो हम हमारे लेवल की बात करें। बिल्कुल। हम ये बात करें कि आप हमारे को ये राइट दे दो कि हम अगर ये कहें कि ये मारवाड़ी है तो मारवाड़ी है। बिल्कुल। हम अगर ये कह दें कि ये एक्सपोर्ट हो सकता है तो वो एक्सपोर्ट हो सकता है। जबकि हमारा ये सबको ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आदमी एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको अपनी राइट होनी चाहिए। बिल्कुल। बायर को राइट होनी चाहिए कि वो क्या खरीदना चाहता है। बिल्कुल। आप बायर को ये नहीं कह सकते कि ये घोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए आप मत खरीदो। तो इस प्रकार से जो भी मीटिंग होती है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन उसी प्रकार से जाता है। ओके। अब लास्ट मीटिंग जो हमारी हुई है कोरोना काल से पहले, जिसमें ये सारी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मीटिंग हुई है हमारी 17 सितंबर 2019 को। 17 सितंबर 2019 को ये मीटिंग हुई थी भारत सरकार के ऑफिस में, और वहाँ पर ये तय हुआ एजेंडा के ऊपर। अब आप ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट ये कर दिया और हमने ये कर दिया और हम स्टड फार्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आप सब कुछ करते आ रहे हो और आपको ही अगर राइट थी, तो 17 सितंबर 2019 की मीटिंग में सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है एजेंडा का, वो है प्रोसीजर टू अडॉप्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मारवाड़ी काठियावाड़ी हॉर्स। नंबर 2 एजेंडा है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिजिनस स्टड फार्म्स। जब हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं तो आपको क्या राइट थी? बिल्कुल। जो आप लोगों को कह रहे हो, मतलब ये तो खुला मैटर था। अब जब ये मैटर इस मीटिंग में स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन का आया, तो हमारी संस्था ने ये सरकार को बताया कि हम आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। हम आपके जो भी आप फॉर्मेट रखोगे उसके प्रकार से हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल। और हम स्टड फार्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिल्कुल। उसके ऊपर अगली सोसाइटी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और ये कहा कि हम स्टड फार्म का रजिस्ट्रेशन करते आ रहे हैं, हमारे तो इतने सारे स्टड फार्म रजिस्टर हो गए। उसका सरकार ने ये जवाब दिया कि अगर हो गए तो वो आपका निजी रिकॉर्ड है, क्योंकि आज तक आपने ना तो सरकार को रिकॉर्ड दिया, ना हमें बताया, ना हमारे से कोई फॉर्मेट लिया कि आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करोगे। बिल्कुल। इसलिए हमने उनसे ये कहा कि हम करेंगे।
बिल्कुल। उसके ऊपर हमारा जो प्रपोजल था वो ये था, भारत सरकार ने 2013 में एक फॉर्मेट बनाया, बिल्कुल। और 2013 में जो फॉर्मेट बनाया था वो ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2013 का है। और 2013 में ये फॉर्मेट बनाया थोरोब्रेड घोड़ों के लिए, ओके। इंडिजिनस के नहीं बनाया। बिल्कुल। मैंने ये फॉर्मेट सरकार को दिखाया कि हम इसी फॉर्मेट को चेंज करके, हम इसको मानते हुए इसी फॉर्मेट के हिसाब से जो सरकार का बनाया हुआ है, इससे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिल्कुल। और ये फॉर्मेट पे आप देख सकते हैं, हाथ से मैंने लिखा हुआ है। मैंने ये चेंजेस किए, हमारी कमेटी ने किए, और ये सारे चेंजेस करके हमने ये सरकार को भेजा और ये बताया कि हम इस फॉर्मेट के हिसाब से हम ये काम करेंगे। जो रूल्स थे उसमें भी हमने कुछ चेंजेस किए, क्योंकि इसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, घोड़ों की तादाद ज़्यादा थी। हमने ये सारे चेंजेस करके सरकार को कहा कि हम ये करेंगे। इसके बाद हमने ये फॉर्मेट बनाया चेंज का। बिल्कुल। और इसमें जो हमने चेंजेस बताए वो चेंजेस हमने इंडिजिनस घोड़ों के हिसाब से कर दिए। आप यहाँ देखेंगे थोरोब्रेड को हटा के हमने यहाँ पर मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी, नुकरा जो भी है वो सब डाल दिए, और ये फॉर्मेट हमने बनाया। और आज हम इस फॉर्मेट से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं फार्म वाले को, फार्म वाले को। इसमें उनका नंबर दिया जाता है, यहाँ लिखा जाता है महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, कहाँ है वो लिखा जाता है, और ये हम सर्टिफिकेट उसको इशू करते हैं। इसके बाद जब हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो एक लेटर ये हम साथ में डालते हैं। इसमें सब लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें मेंबरशिप भी है, हमारा जो ये नेशनल कॉन्फेडरेशन बनाया हुआ है भारतीय अश्व संस्था के नीचे, उसका ऑटोमेटिकली जो भी स्टड फार्म ये रजिस्ट्रेशन करेगा उसका एक सदस्य हमारे इस कमेटी का मेंबर बनेगा लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल। और लाइफ टाइम का मतलब है कि वो कभी भी हमारी मीटिंगों में आ सकता है, सेमिनार्स में आ सकता है, जूम मीटिंग में आ सकता है, अपने विचार रख सकता है, हम सब मिलकर के बात करेंगे, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में आ सकता है, कभी भी अपने विचार भेज सकता है। घोड़े जो यहाँ स्टड फार्म के होंगे उनको इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी, उसमें हम उनकी मदद करेंगे। भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी जाएगी, ताकि उनका भी रिकॉर्ड बनता जाएगा कि कितने फार्म रजिस्टर हुए। साथ साथ के अंदर भारत सरकार को और राज्य सरकार को हमने ये प्रपोजल दिया है कि आपकी जो भी पॉलिसी बनती है घोड़ों के लिए, आप डायरेक्टली जितने भी स्टड फार्म हैं इनसे संपर्क करें, इनको भेजें। हमारी इसमें जरूरत नहीं है, हमारा काम तो आप तक पहुंचाने का था, हमने पहुंचा दिया। डायरेक्ट कनेक्शन हो, डायरेक्ट कनेक्शन करो। आप उनको लिखो, उनसे बात करो, उनसे विचार विमर्श करो। जहां अगर बुलाना हो उनको तो आप हमें बताइए, हम उन सबको इकट्ठा कर देंगे, आपके साथ मीटिंग कर देंगे। तो ऐसी सारी सुविधाएं जो है वो उस आदमी को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इस प्रकार का लेटर साथ में जाता है उसके। और अभी तक ऐसा फिर रिकॉर्ड बन रहा है जिसमें भी जितने स्टड फार्म रजिस्टर होते जा रहे हैं उनका सारा रिकॉर्ड सारा बनता जा रहा है। ये पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, पूरा का पूरा ये वेबसाइट पे जा रहा है। वेबसाइट पे जाने के ऊपर आदमी इस पे डायरेक्ट देख सकता है, वो किसी भी फार्म से डायरेक्ट इसको देख करके, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, वो कांटेक्ट कर सकता है। घोड़े खरीदने, बेचने, कुछ भी करना है, ब्रीडिंग करनी है, कुछ भी करना है, हमारा इसमें रोल नहीं। तो सर कितने फार्म अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके? अभी तक करीब करीब मेरे पास में 50 फार्म है जो रजिस्टर, 50 के नंबर पे हम पहुंच रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड पे चढ़ा हुआ है वो शायद 35 चढ़ गए हैं रिकॉर्ड पे। और सर क्या फीस रखी हुई है? देखिए मारवाड़ी सोसाइटी जो है, मुझे नाम लेके मुझे कहना पड़ रहा है। एक कागज और है उस फाइल में, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। अभी मेरे पास आया ही है कहीं से कि इन्होंने फीस रखी है स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन की 21,000 रुपये। 21,000 ये फीस रखी हुई थी इन्होंने। बिल्कुल। और अभी भी है? अभी जो इन्होंने निकाला है नोटिस, अच्छा नया चार्ट आ गया, नया चार्ट आया है, उसमें 21,000 को कर दिया 31,000। 10,000 रुपये किसको बढ़ा दिए। अच्छा। जबकि अश्वपति की शान का जो हमारा पुष्कर में शो था, उस वक्त उन मेंबर्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि अगर ये डीएनए करने लग गए हैं तो आप स्टड फार्म के लिए जब परमिशन मिल गई तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप स्टड फार्म रजिस्टर कीजिए। बिल्कुल। हम पुष्कर में ही बैठे हुए थे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी।
वहाँ कम से कम मैं समझ रहा हूँ 15 या उससे कुछ ज़्यादा लोग आए और उन्होंने तुरंत अपने स्टड फार्म को रजिस्टर वहाँ कराया। उसके लिए हमने 2100 रुपये की फीस ली। अच्छा, आपने एक जीरो हटा दिया। एक जीरो हटा दिया, बिल्कुल। और उसके बाद अभी क्योंकि अब हमारे को ट्रैवल करना पड़ रहा है, हमारे इसमें एक क्लॉज है कि आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है उस एरिया का, और एक वेट जो है वो उसको साइन करेगा कि मैंने फार्म देख लिया है, घोड़े देख लिए हैं, ज़मीन देख ली है, और वो साइन करेगा, तो उसको वहाँ जाना पड़ता है। तो अब हमने कम से कम 1-2 साल के लिए ये तय किया है कमेटी ने कि 5,151 रुपये हमने इसकी फ़ीस रखी है। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, और इन्होंने इसकी फ़ीस कर दी 31,000। 31,000 रुपये लेने के बाद में मेरे को लगता है कि उस जो फार्म वाले से पैसे ले रहे हो उसको सुविधा के नाम पे तो जीरो है। नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने ये और किया है हाँ, कि हमारे इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्टड फार्म 31,000 में रजिस्टर करोगे तो आपको कम से कम 5 घोड़ियाँ, अच्छा 5 घोड़े रजिस्टर करने पड़ेंगे। यानी 31,000 और 2 और प्लस में 14,000 रुपये। नहीं, 14 नहीं है, इन्होंने स्टैलियन के 5,000 और घोड़ियों खाली रजिस्टर्ड कर देंगे। हाँ, रजिस्टर कर देंगे, उसमें कोई डीएनए वगैरह नहीं होगा। तो 5,000 लेंगे स्टैलियन के, और फिर घोड़ियों के इन्होंने 60-70 हज़ार का बिल बैठे आदमी। तो ये आदमी का बन गया। जबकि हमारा ये सिस्टम है कि आपको कोई रजिस्टर घोड़े करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं कि आपके पास एक नर होना चाहिए और 3 घोड़ियां होनी चाहिए। 31,000 लेते रहे, उसी में कर दो ना। वो नहीं कर रहे इसको, उसी में नहीं कर रहे। साथ साथ वो ये लोगों को कह रहे हैं कि हम डीएनए कम में कर रहे हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ डीएनए के मामले में। हमारी डीएनए की फीस अभी मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, लैब चार्जेस, वेट, घूमना फिरना सब मिला करके 13,000 रुपये। इन्होंने उसी फीस को यहाँ लिया है, 9,440 वही रखिए, लैब की तो वही है। बिल्कुल। 1,000 रुपये इन्होंने अपने सोसाइटी के भी रखे जैसे हमने रखे। बिल्कुल। प्लस इन्होंने 250 रुपये माइक्रोचिप के पैसे और लिए हैं। अच्छा, कि हम 250 रुपये की चिप लगाएंगे, तो उसका भी उन्होंने खर्चा लिखा है। अब सवाल इस बात का आता है कि जब आपने स्टैलियन आपका रजिस्टर करा दिया, 31,000 तो दे दिया आपने फार्म के, वो दे दिया, 5,000 रुपये दे दिए आपने स्टैलियन के, 14,000 फिर डीएनए के देगा, और अब ऊपर से फिर ये जो हैं पैसे 10-12 हज़ार रुपये ये और दोगे, तो कितना हो गया? 20-22 हज़ार रुपये। नहीं, 31 तो वो हो गए, 5 ये जुड़ गए, तो अपन खाली घोड़े का देखे तो 20-22 हज़ार अगर हो गया। घोड़े का ही देखें तो वो हो गया, और फार्म का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हो तो आप 31, तो ये तो आप 60-70 में चले गए। इतना हित क्यों कर रहे हैं घोड़े वालों का? और फिर भी अगर लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये ऑथराइज्ड हैं इसलिए ये फीस ले रहे हैं, तो भाई दे दो आप, हम तो आपको मना नहीं कर सकते हैं। ये तो अपना काम है लोगों को बताने का, बस बता दिए, बाकी अब जिसको जहाँ जाना जावे, वो जाए, क्योंकि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी उनकी मर्जी है, जैसे भी वो जाए। तो आपकी फीस सर अभी 5100 रुपये, 5100 स्टड फार्म की है, और उसमें मेंबरशिप भी दे दी। ओके, मतलब हमने उसकी मेंबरशिप भी उसको दे दी है। तो सर मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा, अब ये भी कंफ्यूजन वाला सवाल है बहुत। मान के चलो आपकी सोसाइटी से मैंने घोड़े रजिस्टर्ड करा लिए, अब मैं जाऊं दूसरी सोसाइटी के शो में, तो वहां पे मेरे को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तो क्या घोड़े के उसमें कोई अलग से नली दी गई है कि जिसमें 10-15 माइक्रोचिप डाल सके? माइक्रोचिप तो एक के बाद दूसरी लग ही नहीं सकती, इलीगल है। दुनिया में सभी जगह का ऐसा सिस्टम है कि आप दूसरी माइक्रोचिप नहीं डाल सकते, तो माइक्रोचिप आप निकाल भी नहीं सकते। मतलब अगर आप माइक्रोचिप निकालने की कोशिश करोगे तो घोड़े को जान का खतरा है। खतरा तो है ही, इतनी चिप पे कहाँ से आप निकालोगे? उसको उसके ऑपरेशन करने के बाद आप ये सोचोगे मैं उसको काट के निकाल दूं, ये कर दूं, स्टिचिंग कर दूं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चिप आप डाल नहीं सकते, तो ये गलत है। जहाँ तक अब शो की बात है, मैं आपको बता दूं, वैसे हम लोग जो हैं वो पहले शो बहुत हमने किए, बहुत नेशनल्स भी किए, पर जब से मारवाड़ी सोसाइटी ने शो करना शुरू किया तो हमारे को ऐसा लगा कि अच्छा शो है, अच्छा चल रहा है, लोगों में रुचि है, इसलिए हमने सोचा कि अब डुप्लीकेट शो करने से अच्छा नहीं है, अपन दूसरी चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं, और शो अगर वो एक सोसाइटी अगर अच्छा काम कर रही है तो करने दो, क्या दिक्कत है? तो हम भी उस शो में गए, 1-2 बार मैं भी वहाँ गया हूँ, जोधपुर गया हूँ, शो भी अटेंड किया है, देखा भी है, सबसे मिले भी हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं था। पर अभी जो ये झगड़ा इन्होंने शुरू कर दिया डीएनए और स्टड फार्म और ये, तो इसलिए हमने भी अब तय किया है कि हम भी शो करेंगे, और हो सकता है इसी साल में हम इसकी प्लानिंग करें। तो सर आप परमिशन दोगे कि नहीं दोगे उनके घोड़ों को? हमारी हमेशा खुला है,
हाँ, आज तक किसी भी शो में, चाहे हमने कभी भी शो किया है, हमने किसी भी सोसाइटी के घोड़े को जबरदस्ती रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, एंट्री फी होती है शो की, रजिस्ट्रेशन अलग चीज होती है। बिल्कुल। एंट्री फी मामूली पैसों में होती है, 1000 रुपये 500 रुपये की एंट्री फी होती है। मैक्सिमम अगर कोई लेता है तो 3000 रुपये लेता है, उससे ऊपर आपकी एंट्री फी नहीं होती है शो के लिए। बिल्कुल। वो फीस जरूर होती है, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। घोड़ा किसी भी जगह रजिस्टर्ड हो, किसी भी सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो, वो शौक से आए और अपना पार्टिसिपेट करें। यानी आप कोई भी अगर शो कराते हो आने वाले टाइम में तो कभी भी सोसाइटी का घोड़े का आपके यहाँ पे वेलकम है। बिल्कुल, उसको कोई सब वेलकम है, कहीं से भी आप रजिस्टर्ड, घोड़ा ही है। बिल्कुल। हमारे चक्कर में उस घोड़े को क्यों बिल्कुल उसको नहीं रोका जाता, कहीं नहीं रोका जाता। अगर रोक रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग। फिर भी अगर इनकी पॉलिसी है तो मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो तो क्या सर एक घोड़े को 2 बार डीएनए कर सकते हैं क्या वैसे वास्तव में? नहीं, करना तो नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। जैसे मान के चलो आप इतने सारे घोड़े को डीएनए कर रहे हो, अब मान के चलो कि मेरे घोड़े का डीएनए मैंने आपको बताया नहीं, तो आप मान के चलो क्या करते हो, पहले चेक करते हो कि डायरेक्ट चिप डाल देते हो? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। देखिए, क्योंकि मान के चलो मैंने तो घोड़ा मंडी से खरीदा, मेरे को नहीं पता उसका है। हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, जब हमने पहले डीएनए शुरू किया तो ये लोग करते थे ब्रांडिंग। बिल्कुल। इनकी मारवाड़ी सोसाइटी में ब्रांडिंग होती थी, मतलब निशान लगाते, ठप्पा लगाते, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे ठप्पा लगाना बैन था। भारत सरकार ने अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने कुछ साल पहले वो ठप्पा लगाने का कोल्ड और हॉट दोनों ब्रांडिंग को बैन कर दिया। बिल्कुल। तो इन्होंने बंद करना पड़ा इनको। उसके बाद इन्होंने माइक्रोचिप डालनी शुरू कर दी। डीएनए नहीं कर रहे थे ये, बट फिर भी माइक्रोचिप डालनी शुरू कर दी थी। इसलिए जब भी हम डीएनए के लिए गए तो हमारे डॉक्टर साहब स्कैनर से पहले चेक करते हैं कि इस घोड़े में किसी और की चिप तो नहीं है, या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट की चिप लगी हुई हो, ईएफआई इक्विस्टेरियन फेडरेशन चिप लगाता है उसकी लगी हुई हो, और किसी की लगी हुई हो। अगर हमें उसमें चिप मिलती है तो हम उसी चिप नंबर को लेकर के हम हमारे इस पासपोर्ट पे एंट्री करते हैं और उसमें नीचे रिमार्क लगा देते हैं कि इस घोड़े के अंदर इस फलानी सोसाइटी की या फलानी फेडरेशन की चिप लगी हुई है, उसी नंबर को हम इस पासपोर्ट पे डाल रहे हैं। हम अच्छा, मान के चलो किसी और सोसाइटी की चिप लगी हुई है, तो वही नंबर हम डालते हैं। बिल्कुल वही नंबर डालते हैं। और यही नहीं है, मतलब देखिए, हमारे भारतीय अश्व संस्था में एक स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन भी होता है, उसमें डीएनए नहीं होता घोड़े का, वही पासपोर्ट बनता है, वही प्रोसीजर है, उसके डीएनए का चार्ज नहीं लगता, उसको वही 3-4 हज़ार रुपए में वो अपना स्पोर्ट्स का बना लेता है पासपोर्ट। इक्विस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी हमारे उस चिप नंबर को एक्सेप्ट करती है। जैसे हम उनकी चिप नंबर को एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, वैसे हम दूसरी चिप लगी हुई हो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप चिप निकालो या आप दूसरी डालेंगे, हम कतई नहीं करते। आपसी उसके चक्कर में बेचारा घोड़े के उसमें 2 डाल दो, कल को घोड़े को कुछ हो जाए, तुम्हारा तो क्या जाएगा कुछ? बिल्कुल, 2 डाल दे, गलत जगह डाल दे, घोड़े के चिप ट्रेवल कर जाए गलत जगह डालने में। हमने वीडियो भी देखे हैं बिल्कुल कि लोगों ने चिप डाली है, गलत जगह डाली है। हमने ऐसे भी वीडियो देखे हैं कि वेटनरी डॉक्टर चिप नहीं डाल रहा है, अच्छा, कोई भी उनका सदस्य जो ये मार्केटिंग करते हैं वो चिप डाल रहे हैं, बिल्कुल, जो कि गलत है। फिर भी हम तो उसके लिए कुछ कहते नहीं, भैया ये उनका है, मालिक के और सोसाइटी के बीच का काम है। जैसे तो सर कुछ जो लोग हैं जो वीडियो बना के आपकी सोसाइटी की बुराइयां कर रहे हैं, उनकी भलाइयां कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो भी लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं, नए नए तरीके लेके आ रहे हैं बदनामी करने के, नए नए फॉर्मूले लाते हैं, पता नहीं कहाँ की किताबें उठा के सर्च कर रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं उनके नीचे वाह वाह बहुत अच्छी बात बोली, इधर आप वीडियो डालते तो आपके नीचे भी वाह वाह बहुत अच्छी बात बोली, और दोनों का टाइम पास बराबर हो रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि करीबन 5-7 लोग ऐसे हैं जो बहुत मार्केटिंग फंडे के हिसाब से बहुत एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और उस सोसाइटी में उनका कोई पद भी नहीं है, कोई नहीं है ना। तो वो किसी, देखिए जो भी ऑफिस बेरर हैं उनके, वो तो बोलते ही नहीं, बिल्कुल वो तो आते ही नहीं है। अभी जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, ये पहली बार ही उन्होंने एक कोशिश करी है और अच्छी कोशिश करी, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी। मेरे को सबसे अच्छी बात उस टाइम पे ये लगी, चलो उस सोसाइटी के जैसे आप हमको जानकारी दे रहे हो, कभी मारवाड़ी सोसाइटी ने कभी बुलाया ही नहीं कि भाई वो एक मौका हमको भी दे कि हम लोगों तक आपकी आवाज, आपकी बात को पहुंचा सके, है ना। जैसे मैंने आपको फोन करा, आपने बोला आओ हम आप सारी जानकारी देंगे। तो मैं मारवाड़ी सोसाइटी के भी जो लोग हैं उनको कहना चाहूंगा कि मेरा ऐसा नहीं कि मैं इस सोसाइटी को करूंगा,
आप भी लोगों को जानकारी दो। हो सकता है कि कुछ जगह पे आप भी सही हो या कुछ गलत हो, जो भी हो, कंफ्यूजन तो दूर हो। नहीं, उस चक्कर में आम आदमी क्यों पिसे भाई? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, उन्होंने एक वीडियो डाला, बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ अच्छी एक शुरुआत करी। बिल्कुल। अब मेरा फर्ज है कि मुझे अगर उस वीडियो में अगर मुझे कुछ गलत दिख रहा है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसको पॉइंट आउट करूं। हमारे दोनों सोसाइटियों के बीच की बात है, अगला कोई बीच में नहीं बोल रहा। अपने मैटर पे निपटाएं, हम हमारे उसमें करें। बिल्कुल, जैसे हम मीटिंग में बैठ के बात करते हैं, वैसे उसने वीडियो डाला वो करते हैं। आज मैंने वीडियो डाला है, अगर आज मैंने आपके इस वीडियो में कोई बात बोली है, मैंने बोली है और सोसाइटी की हैसियत से बोली, बिल्कुल, मैं इंडिविजुअल हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सोसाइटी का प्रतिनिधि हूँ और मैं उसकी हैसियत से बोल रहा हूँ। अगर उनको लग रहा है कि मैंने कोई बात यहाँ गलत कही है, तो उनको पूरा हक है कि वो उसके ऊपर अपना सवाल आपसे भी करें, मुझसे भी करें, चाहे सोशल मीडिया पे करें, कहीं भी करें। मैं उसका क्लेरिफिकेशन दूंगा तो दूंगा, अगर मेरी गलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, जो भी है। पर मेरे को सर ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी कुछ लोग हैं जो फालतू में ही उन पर कुछ काम तो है नहीं। देखिए, तो उन लोगों का मेरे को लगता है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, मान के चलो कोई मेरे को गाली भी दे रहा हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं उसका जवाब देता, क्योंकि मेरे को पता है मैं सही हूं ना यार, जवाब देके किसी को भी मैं क्या कर लूंगा। तो मेरे को लगता है कि आपको भी ऐसे अपना काम करते रहना चाहिए और उन लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जो अपना काम कर रहे हैं वो घोड़ों के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं उसमें जाया करें, न कि उनके लिए, क्योंकि वो तो मूर्ख है ना, आज समझ में आएगी ना कल समझ में आएगी। क्योंकि जिसके दिमाग में मान के चलो जो बैठ चुका है ना, उसके दिमाग में से उस चीज को हटाना मेरे को लगता है असंभव है। 2% ही है अगर हट जाए उसके दिमाग से। नहीं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, इसके ऊपर हमारी कमेटी ने भी तय किया और मुझे ये कहा कि अब आप ऐसे जो वीडियो आते हैं, पर्टिकुलरली ये 4-5 लोग जो हैं, अपन को इसका कोई जवाब नहीं देना। भौंकने तो भौंक रहे थे, और हम कतई उसका अब हमने जवाब देना बंद कर दिया। बिल्कुल, हम उसके ऊपर कुछ नहीं करते। मैं ये भी आपको बताऊं, आप नोटिस करते होंगे कि देखिए, वो जो मेन पदाधिकारी हैं वो तो बोल नहीं रहे, और ऐसे आदमियों के जरिए से वो बातें करवा रहे। हमारी तरफ से आप देखेंगे, हमारा सोसाइटी का कोई भी सदस्य, आज हमारी 100 से ज्यादा मेंबरशिप है लाइफ मेंबरों की, एक भी सदस्य कुछ नहीं बोलता। एक भी सदस्य सोशल मीडिया पे आके सोसाइटी के अपना इंडिविजुअल लेवल पे बोल सकता है, और ये भी नहीं कि दूसरी सोसाइटी की बुराई करता हो, नहीं करता। वो ऐसे है। ये राइट हमने आपस में ये तय किया है कि हमारा काम अपने घोड़े को पालना, अपने काम करना, अपने कोई पर्सनल इश्यू है अपने घोड़े को प्रमोट करना, या आप सोशल मीडिया पे करें कुछ भी। इस वीडियो के द्वारा ये भी कहना चाहूंगा, अगर दूसरी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम है तो उनका कोई जैसे मैन पदाधिकारी हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, वो अपना वीडियो रिलीज करे, ना कि ये बीच वालों से रिलीज। बीच वालों के कराने से क्या होता है कि कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट। और मान के चलो हो सकता है कि मारवाड़ी सोसाइटी अच्छा काम करने की सोच रही हो और बीच वाला अपनी तरफ से ही कंफ्यूजन डाल रहा हो, तो बदनाम कौन हो रहा है? वो मारवाड़ी सोसाइटी बदनाम नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली गई, मैं अभी मेरे पास है नहीं यहाँ, आप अगर देखोगे तो मिलेगी। एक किसी आदमी से इन्होंने पोस्ट डलवाई और उसमें ऐसे शब्द यूज किए कि ऐसे कौन से इडियट हैं, इडियट शब्द का इस्तेमाल किया गया, अंग्रेजी में उस शब्द को लिखा गया वहां के, ऐसे कौन से इडियट हैं जिन्होंने भारतीय अश्व संस्था को बनाया। अच्छा, अब मैंने सोचा कि मैं इसका क्या जवाब दूं, तो मैंने क्या किया कि सिर्फ उसका जवाब इस प्रकार से दिया कि जो हमारे फाउंडर मेंबर की लिस्ट थी, जिसके अंदर खूब सारे माने हुए लोग, मान्यता प्राप्त लोग, और जो उनकी सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके सबके नाम डिक्लेयर कर दिए कि भैया हम तो सारे इडियट ये हैं। अब आप बता दो कौन इडियट इसमें है, अगर कौन 2 टांग वाला और 2 हाथ वाला आदमी इडियट है तो उस कैटेगरी में तो फिर उस आदमी ने मेरे को बोला, साहब मेरे से गलती हो गई, मेरे को तो पता नहीं था कि कौन कौन है, मैंने तो शब्द भी गलत यूज कर लिया। मैं कहा भैया ये तो तेरी बेवकूफी थी, तो इडियट तो तू निकला है। वो लोग तो कभी कभार इनडायरेक्टली हमको भी टारगेट कर देते हैं कि भाई कुछ यूट्यूबर हैं जो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, और जो वास्तव में मार्केट में दलाली कर रहे हैं उनको अच्छा बताते हैं। क्योंकि ये देखिए, बीच के आदमी ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं, पद अधिकारी जो होगा ना वो कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करेगा, ये ऐसे शब्द यूज नहीं। इसके बाद में भी हो सकता है कि वो पदाधिकारी एक और वीडियो बना दे, कोई भरोसा नहीं हो ना अधिकारियों का। क्योंकि जिसको वीडियो बनाने की आदत पड़ गई है उसको तो क्या है। चलो सर, बहुत अच्छा। ये अभी मेरे सामने आया ये पेपर कि उसी मीटिंग में जो अपनी बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये बताया गया, डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने एनओसी देना बंद कर दिया
वो इस किसने बोला ये डिपार्टमेंट के जो जॉइंट कमिश्नर थे, बिल्कुल, उन्होंने कहा हमने एनओसी देना बंद कर दिया है क्योंकि ब्रीड सर्वे जो है वो ढंग से हो नहीं पा रहा और कोई भी हमारे को ये स्टेटस हमारे सामने नहीं ला रहा। जो 2011 का आपको मैंने लेटर बताया और इनको बोला गया कि आप 2013 तक 2012 तक आप सारे डिटेल दे दो। 2013 तक ये कह रहे हैं कि हमारे पास डिटेल आई नहीं, इसलिए हम एनओसी नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। और दूसरा इन्होंने कहा कि इक्वाइन यूनिट जो है वो खुद भी रजिस्ट्रेशन थॉरोब्रेड स्टड फार्म्स के हिसाब से इंडिजिनस स्टड फार्म्स का भी शुरू करना चाहती है। हाउएवर मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी डिड नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल एज दे आर ऑलरेडी रजिस्टरिंग द मारवाड़ी हॉर्सेस। बिल्कुल, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं नहीं हम तो कर रहे हैं ना स्टड फार्म, तो आपको जरूरत क्या है डिपार्टमेंट को करने की। तो डिपार्टमेंट ने कहा रे भाई आप कर रहे हो तो आपका रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड भी तो देना जरूरी है ना। हाँ, आप रिकॉर्ड दे ही नहीं रहे हो तो आपका है। इसलिए अगर ये लोग कह रहे हैं रिकॉर्ड देंगे तो हम इनके साथ काम तो सर जैसे मान के चलो आप ये फार्म रजिस्टर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर भारत सरकार थोड़ी पैसा ले रही होगी। कोई नहीं, भारत, हाँ ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। उसी मीटिंग में, जिस मीटिंग में ये तय हो रहा था, तो हमारे को उस अधिकारी ने जब पूछा कि भाई आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे, हमने काम करेंगे, तो मैंने उनको बताया कि साहब ये 21,000 रुपये लेते हैं। उस वक्त ये 21 ले रहे थे। ओके। तो बड़ा शॉक्ड हुआ। उन्होंने कहा 21,000 रुपये और आपके ब्रीडर दे रहे हैं ये पैसा? मैंने कहा साहब दे रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं 21,000 में। तो मैंने उस अधिकारी से ये पूछा कि सर मुझे ये बताएं कि जो मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा इसमें मुझे भारत सरकार को क्या पैसे देने, ये मुझे बता दें, तो मैं उस हिसाब से जो हमारी फैसिलिटी की फीस होगी उसमें ये जोड़ के आपको पैसे दे दूंगा। बिल्कुल। उस अधिकारी ने मेरे से मीटिंग के अंदर ये एक्सेप्ट किया और बोला हम एक भी पैसा रजिस्ट्रेशन का स्टड फार्म का नहीं लेंगे और 1-2 साल तक हम नहीं लेंगे। बाद में हम देखेंगे, अगर जरूरत होगी तो डिसीजन चेंज हो सकता है, पर आज की तारीख में मैं आपको कह रहा हूँ आप अपनी फैसिलिटी जो आपकी भागदौड़ होती है, पेपर वर्क होता है, उसकी आप कोई फीस लेते हैं आप लें, हमारा अपने ब्याज पे। हाँ, आप अपने ब्याज पे लें, पर भारत सरकार में ना तो आपको कोई फीस जमा करानी है ना हम आपसे पैसा लेंगे। तो सर दूसरी सोसाइटी को फीस जमा करानी पड़ती है कि उनको भी नहीं करानी पड़ती? नहीं, किसी वो तो भेजते ही नहीं ना, वहाँ फीस की तो बात कहाँ से आएगी? रिकॉर्ड ही नहीं जा रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं भेजा, तो वहाँ तो फीस देने ये तो वो तो 21,000 रुपये घर में चले गए उनके। उस बात ये तो हमको अगर उन्होंने मौका दिया तो हम उनसे भी कंफर्म करेंगे कि भाई क्या है, रिकॉर्ड भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है ना। हम कोई जज तो नहीं है, पर लोगों के सामने एक सच तो ला ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।